लेकिन सरकार कैसे बनेगी जब आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहे हैं? दीवार पे जो है वो लिखी जाती नहीं है, कभी पढ़ी जाती है। खबर बताइए। आप ये कहिए कि आप 70 सीट नहीं मांग रहे हैं। सीटों को लेकर के जिक्र आप दो पप्पू यादव के साथ क्या खेल करते हैं? 2 बार आप राहुल गांधी जी की गाड़ी पर चढ़ने नहीं देते हैं, फिर उनको मीटिंग में बुला लेते हैं। आपने उनको कैसा ऐसा नहीं, पप्पू यादव जी के सम्मान की में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा पार्टी का स्ट्रक्चरल पोजीशन की बात होती है, जहाँ पे नियम कानून बनते हैं, क्या होना है, नेक्स्ट फेज में क्या होना है, तो दोनों मीटिंग में दिल्ली में शामिल थे। आजकल तो सोच तो कुछ है नहीं, प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के प्रति टांग खिंचाई। उसमें यह भी है कि सरकारी तंत्र से अगर आप अपना घर बनाइए 10 लाख में, तो सरकार बनाएगी 40 लाख में, 30 लाख खाना भी है। करप्शन की पराकाष्ठा है। फूड प्रोसेसिंग आधारित इंडस्ट्री, उसका रोड मैप बिहार सरकार के पास क्या है? सवाल वो है। टेबल पे ही तो आएगा। डिप्टी सीएम पोस्ट मांग रहे हैं, टेबल पे तय होगा ना। अब कांग्रेस को, आपके राष्ट्रीय प्रभारी जो सचिव हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कांग्रेस को 2 डिप्टी सीएम चाहिए। डिमांड तो करना ही पड़ता है। बहुत स्वागत है शकील अहमद खान साहब। किसी परिचय के मोहताज तो आप हैं नहीं, इसलिए हम परिचय आपका, और नेहा चौधरी हमारी जो एंकर है बरार। हम तो उस वक्त से आपको देख रहे हैं, विधायक नहीं, जब हम कश्मीर में एक बार गया तो मुझे कुछ लोग मिल गए, कश्मीर में भी लोग शकील अहमद खान को जान रहे थे। बाद में मैंने पता किया तो पता चला कि आप वहाँ के प्रभारी हैं। और एक जगह जब मैं फंस गया था तो वहाँ पे लोगों ने मदद की। मैंने जब नाम लिया कि शकील साहब से मेरे संबंध हैं, तो वहाँ पर मदद की मेरी लोगों ने। शकील साहब का ये कदरा है पूरे देश में। और शकील साहब अभी तो बिहार में जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, उसमें शामिल हैं आप। हम शकील साहब न केवल सीमांचल की बल्कि पूरे बिहार की राजनीति की बात आपसे करेंगे, क्योंकि आपका कद बिहार लेवल का है, सिर्फ सीमांचल की बात नहीं करेंगे हम आपसे। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। सीमांचल कॉन्क्लेव में हम इस वक्त बैठे हैं जब 2 दिन बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है वो ये पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है जो सत्तारूढ़ एनडीए है, कि हमारी देन तो है ही, वो तो कह ही रहे हैं वो, इसके अलावा कि हमने इस एयरपोर्ट के जरिए हम पूरे पूर्णिया और सीमांचल की पूरी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहे हैं। आपको क्या लगता है शकील अहमद खान साहब, प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं और एयरपोर्ट के उद्घाटन पर जो पॉलिटिक्स हो रही उस पर? फर्स्ट बिहार का शुक्रिया सबसे पहले, और आपका, और जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनको भी धन्यवाद। पूर्णिया में एयरपोर्ट बने, ये ख्वाहिश पिछले 30-35 साल से तो जागृत ख्वाहिश है, और इसकी ज़रूरत थी। पूर्णियावासियों को इसकी शुभकामना। प्रधानमंत्री कोई भी होते और एयरपोर्ट होता या इस तरह कार्यक्रम होता, तो प्रधानमंत्री आते ही आते, तो अच्छा है। प्रधानमंत्री से बड़ी उम्मीदें रहती है देशवासियों को, और अगर वो सच्चा हो तो उससे और ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। अगर वो जुमलेबाज हो तो उससे उम्मीदें कम हो जाती हैं। तो सच्चा प्रधानमंत्री हो तो उससे उम्मीदें होती हैं। एयरपोर्ट के मामले में मैं ये बताऊं कि यहाँ इसका प्रयास नागर समाज ने भी किया। पूर्णिया के नागरिक समाज के मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं, और उसका भी पत्रों का आदान प्रदान चला। जाहिर सी बात है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जो असेंबली है, जो बिहार की सरकार है, ये प्रयास था और ये कामयाब हुआ, इसके लिए शुभकामनाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी प्रक्रियाएं जो डेवलपमेंट की होती हैं वो बहुत सतत होती हैं, जो चलती रहती हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रपोजल्स मनमोहन सिंह जी के ज़माने में हुए, लेकिन सरकार जाने के बाद वो जो प्रपोजल थे जिस पे काम हुआ, वो माननीय प्रधानमंत्री के ज़माने में जब पूरे हो गए तो उसका उद्घाटन उनको करना था। तो शिलान्यास और उद्घाटन के बीच में अगर लंबी अवधि हो जाती है तो इसका श्रेय जो आखिरी में उसका उद्घाटन करता है उसको मिल जाता है, और जो शिलान्यास करता है उसको लोग भूल जाते हैं। सक्सेसिव गवर्नमेंट में तो ये ऐसा होता रहता है। तो सब्जेक्ट वो नहीं है। एक तो आपका सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आया कि आप लोगों ने इस भूभाग को अपने डिबेट का हिस्सा बनाया,
और इस भूभाग का एक कॉन्टेक्स्ट है, एक मंजरनामा है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, हम जहाँ बैठे हैं, ये हमारी कमिश्नरी थी, यहीं मैं पढ़ता था। और 1975 में 4 ज़िले यहाँ से अलग हो गए, और जब बिहार और झारखंड एक था तो बड़े ज़िलों में पूर्णिया का नाम आता था और नेपाल के बॉर्डर से मिला हुआ। इतिहास से पूर्णिया जी हाँ। इतिहास है। जो कलेक्टर शब्द है वो भी पूर्णिया में ही 1757-58 में ये आया। अगर आप बोर्ड देखिएगा कलेक्ट्रेट का, तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो कलेक्टर का शब्द है वो भी पूर्णिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो पूर्णिया का अपना इतिहास है, इसके साथ हुए। लेकिन इस भौगोलिक परिस्थिति जो है वो डेवलपमेंट में कभी मदद कर सकती है और कभी उसके लिए अभिशाप हो जाती है। ये दुनिया भर में हुआ है। हमारी भौगोलिक स्थिति ये है कि अगर आप 4 ज़िले को देखेंगे तो कोसी, गंगा जी और अपना महानंदा, और उसके बाद जो छोटी नदियां हैं, और नेपाल की तराई में हम बसे हुए हैं। तो ये सारी नदियों के बीच में हम कटोरा की तरह हैं। नदियों में जब पानी आता है, ज़्यादा होता है बाढ़ के समय में, तो पूरे चारों ज़िले में, जैसे इस बार गंगा में उफान आया तो बरारी और अहमदाबाद और मनिहारी के क्षेत्र में परेशानी हो गई। नेपाल से पानी अगर छूटा तो आप किशनगंज से लेकर, अररिया से लेकर के हमारा कदवा और बारसोई, उसके बाद डंडखोड़ा आगे बढ़ जाता है। उसी तरह से कोशी में अगर होता है तो 3 बड़ी नदियाँ, छोटी नदियाँ। अब सवाल यह है कि पानी तो अपना रास्ता बनाएगा, उस पानी के रास्ते की रोकथाम कैसे हो, वो एक डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं अपने एक दिवंगत नेता मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब को याद करना चाहता हूँ। क्यों याद करना चाहता हूँ? उनको जो समझ थी इस इलाके की, यकीनन ज्योग्राफिकल इलाके। एक बार एक एक मुख्यमंत्री जी की बैठक में बैठे थे, तो उन्होंने हाथ की गिनती पर बता दिया कौन नदी कहाँ से गुजरती है, उससे कौन गांव जुड़ा हुआ है, कौन पंचायत जुड़ा हुआ है। वो एक समझ थी। तो जब राजनीतिक लोगों में प्रैक्टिकल समझ होती है तो डेवलपमेंट होता है। उनके ये जो आप देख रहे हैं गलगलिया से लेकर के, और वो जो ट्रेनें आ रही हैं या बांध का निर्माण हो रहा है, ये सोच उनकी थी। आजकल तो सोच तो कुछ है नहीं, प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के प्रति टांग खिंचाई है। ये सब पहले नहीं, तमाम पार्टियों की यही स्थिति हो गई। एक की बात नहीं करे। जी हाँ, सबके यहाँ है, मैं मानता हूँ। तो इसलिए इस कॉन्क्लेव को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हमारा एक तो कॉन्टेक्स्ट वो है कि नदियों का मामला। दूसरा मामला ये है कि पटना से हम 300-325 किलोमीटर दूर हैं। तो सत्ता से इतना दूर हो गए या कर दिया गया, यहाँ की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती कि यहाँ की आवाज वहां पहुंचती जरूर है, वहां के कान थोड़े कम सुनते हैं। नंबर 1, जब यहाँ डेवलपमेंट नहीं है तो गरीबी बढ़ेगी। हमारी खेती बाड़ी असरअंदाज होता है पानी के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है कि जब गरीबी बढ़ेगी तो पलायन भी होगा। तो पलायन की समस्या पूरे बिहार में है। ये आंकड़ा आपको मालूम होना चाहिए कि नीतीश बाबू के इस 20-22 साल काल में 2,90,00,000 लोगों का पलायन, पार्लियामेंट की रिपोर्ट है। शकील साहब, ये तो ऐतिहासिक फैक्ट है ना। हमारे पलायन तो ब्रिटिश राज से, इसलिए नहीं, ब्रिटिश राज से तो लोग सूरीनाम तक जाते थे। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आज़ादी के बाद से भी डेवलपमेंट का पैमाना इक्वल होना चाहिए। अगर एक हाई स्कूल किसी अन्य जिले में जो पटना के नजदीक है, तो सेम पैमाना कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया के पंचायतों में भी होना चाहिए। होना चाहिए ना। यकीनन। जैसे कि अगर उधर पटना के आसपास 3-4 विश्वविद्यालय 30 साल पहले खुल गए थे, तो ये पैमाना यहाँ भी होना चाहिए ना। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जो हुआ। अब आहिस्ते आहिस्ते जागृति आई, और जागृति के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि जो सबसे कमजोर होता है वो सबसे अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत करता है। हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है आज के दिन में, पूरे हिंदुस्तान में 3rd हमारा प्रोडक्शन, मक्के का 3rd प्रोडक्शन हमारा सीमांचल हो गया। लोगों ने मेहनत की। पहले पटुआ था, और पटुआ के साथ
जुड़ाव था वेस्ट बंगाल कलकत्ता के मंडी का, कटिहार में 2-2 मिल थे, बंद हो गए, पटवा नहीं किया। बनबनकी में मिल था चीनी का, गन्ना की उपज होती थी, बंद हो गया। अब मक्का खुद लोग उगा रहे हैं और हम लोग यहाँ बोलते हैं कि मंजाई ज़्यादा है, एक कट्ठे में भी 6 मन हो जाता है, 5 मन हो जाता है। तो मक्का ने थोड़ा सा हमको, और अब मखाना भी हो गया। तो प्रकृति जो है और मेहनत दोनों चीज़ें रंग लाई हैं। अब करना क्या है इसमें? आप बिहार में जब तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे और वो सोच नहीं होगी तो डेवलपमेंट जिस प्रकार से पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। अब ये सोच की बात है, डेवलपमेंट का सोच होता है। अब ये होगा कैसे? जब तक के प्रोडक्शन नहीं बनेगा तब तक के आपका जो इनकम रेवेन्यू है, घर और देश तो चलता है रेवेन्यू से भाईजान। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? पिछले 22 सालों सरकार है, मैं तो आंकड़े पे हमेशा बात करता हूं। रेवेन्यू 20 साल, रेवेन्यू 33% ही बिहार का है। हम डिपेंड करते हैं कि हमको आइदर सेंटर और दूसरे बैंकिंग सिस्टम जो है वहां से हमको लोन मिले, और तब जाकर के 2,62,000 करोड़ का बजट है। और बजटीय प्रोविजन के साथ उसमें साइफनिंग है, उसमें यह भी है कि सरकारी तंत्र से अगर आप अपना घर बनाइए 10 लाख में तो सरकार बनाएगी 40 लाख में, 30 लाख खाना भी है। करप्शन की पराकाष्ठा है। ये तो राजीव गांधी कहते थे ना कि तो हम तो उसी पार्टी के हैं ना, तो बोलवे नहीं करेंगे जो सच है। अभी मैं देख रहा था, एक दिन जोड़ रहा था कि सिर्फ 28% पैसा ही लग पाता है, सिस्टम में चला जाता है। सिस्टम चलाती है सरकार, और सरकार में चलाने वाले होते हैं ऑफिसर। ऑफिसर का पूरा तंत्र अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो पूरे बिहार और सीमांचल तो लगता है कि चरागाह बन गया। किसी भी पार्टी के लोगों से पूछिए कि सीईओ का ऑफिस और ब्लॉक ऑफिस में और कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है कि नहीं करता है। लगाम कौन लगाएगा? हम चिट्ठियां लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को कि अमुक जगह प्रॉब्लम है, हल नहीं होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आहिस्ते आहिस्ते सीमांचल उस रास्ते को, तरक्की के रास्ते को तय करेगा। खुद ब खुद चीज़ें तय होती हैं। एयरपोर्ट अगर किशनगंज के आगे बागडोरा में आया, यहाँ आ गया, तो खुद तरक्की करे। लोग जब बाहर गए, कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग आए, मार्केट भी यहाँ का डेवलप हो रहा है। लेकिन और जो प्रयास होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि अब हमारे यहाँ चाय होने लगा, किशनगंज में चाय होने लगी, अब आप अनानास होने लगा, लेकिन फूड प्रोसेसिंग आधारित इंडस्ट्री, उसका रोड मैप बिहार सरकार के पास क्या है? सवाल वो है कि हजारों की तादाद में जॉब क्रिएशन कैसे होगा? बोलने से तो नहीं होगा ना। अगर प्लान को भी रोकना है, मैं मानता हूं कि प्लान बहुत पहले से, प्लान रुकने के लिए जॉब क्रिएशन जो आप करेंगे डिफरेंट इंडस्ट्री के माध्यम से, तभी तो जॉब क्रिएट होगा। तो ये एक दिक्कत है, और उस दिक्कत में इच्छा शक्ति चाहिए। एक और बात बताना चाहता हूं, यहां सब सुन रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, सब जानते हैं बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मनमोहन सिंह का ज़माना 2004 के बाद से शुरू होता है। बजटीय प्रोविज़न राज्यों को, जो बात होती है ना लालू जी के ज़माने में कुछ नहीं होता था, तो क्या वजह है कि होने लगा? बजटीय प्रोविज़न पहली बार 2005 ऑनवर्ड तमाम राज्यों को सेंट्रल की मदद मिलने लगी बड़े पैमाने पर। आप जानते हैं, आप ज्ञानी आदमी। तो जब बजटीय प्रोविजन किसी राज्य का होगा तो प्लानिंग बनेगी, और प्लानिंग बनके वो जमीन पे उतरेगा। बजटीय प्रोविजन कम होगा तो नहीं होगा। तो ये सिचुएशंस हैं जिसको लोगों को समझना चाहिए। अब इतिहास बोध अगर नहीं है राजनीतिज्ञों का, अगलथोथरी बोलते हैं अगर है, जो हमारे एनडीए के साथी करते हैं, तो मेरे साथ डिबेट 1 to 1 करना चाहिए उनको। फिर मैं उनको बताऊंगा कि बजटीय प्रोविजन क्या होता है। वो पहली चिट्ठी नीतीश जी को, मनमोहन सिंह को गई बजट मांगने के लिए, जब अहलूवालिया जी थे, सब लोगों ने कितने पैसे 2005 में आवंटन हुए। तो ईमानदारी का मामला तो सर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ है। नहीं तो शकील साहब, आगे बढ़िए। शकील साहब, आपने पहले बात तो हम शुक्रिया आपको कहेंगे कि आपने पूरे विस्तार से जो यहाँ की समस्या है और जो यहाँ की खासियत है, दोनों को बड़े विस्तार से बताया। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप 2005 का जो जिक्र कर रहे हैं उसको ना करके थोड़ा आप 47 में चले जाएं, 50 में, 1950 में चले जाएं, क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, जितने भी गवर्नमेंट्स आप उसमें काफ़ी ज़्यादा दिन तक काफ़ी की पार्टी की सरकार रही, इस क्षेत्र की उपेक्षा की ये हकीकत है
तभी ये ऐतिहासिक उपेक्षा का शिकार हुआ। तब हम देखते हैं कि पलायन बिहार में सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र से होता है। गरीबी के मामले में इसी क्षेत्र में, बेरोजगारी इसी क्षेत्र में, एजुकेशन का कोई बड़ा सेंटर संयोग से अब धीरे धीरे इसको सुधार होना शुरू हुआ है। समय बदला है, सारे देश में सुधार हो रहा है, तो यहाँ भी हो रहा है। तो ये जो ऐतिहासिक उपेक्षा का शिकार हुआ है, उसमें आपका भी रोल रहा है शकील साहब। गलतियों को स्वीकार कर लेना महानता है, लेकिन मैं गलतियों के साथ फैक्ट्स तो रखूंगा। तो वो जिसको आप गलतियां ऐतिहासिक कर रहे हैं, कटिहार डीएस कॉलेज मशहूर कॉलेज था 1980 में। वहां अगर 100 टीचर थे, अभी 22 है। 1990 में क्या हुआ ये भी आप 1990 के बाद चीजें कहां कहां गई वो आपके सामने और हमारे सामने है। तो ये फैक्ट है। फिर आप बिल्कुल सही कहा, आपने एजुकेशन को टच किया, विच इज वेरी डियर टू मी, कि एजुकेशनल दिमाग जब तक नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहां कम आए और हर जमाने में आए, लेकिन जो थे वो मजबूत थे। पूर्णिया जिला स्कूल का मैं प्रोडक्ट हूं, लेकिन बहुत कम थे ना। हाँ, कम थे। वो दौर सही है। हाँ। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं सही है कि उस समय किसी जिले का जिला स्कूल, बिहार में किसी जिले का जिला स्कूल जो है, यही पूर्णिया में 2 स्कूल कंपटीशन था, भट्टा स्कूल और पूर्णिया जिला स्कूल कंपटीशन होता था रिजल्ट के मामले में। सर्वश्रेष्ठ और स्कूल में एडमिशन के लिए लोग मतलब हाँ पैरवी करते थे। तो ये फैक्ट है कि ये सिचुएशन से हम लोग गुजरे हैं, लेकिन जो था मजबूत था। देश 1947 के बाद जो आज़ादी हमको मिली, उसमें 15 अगस्त को हमारा उस वक्त का जो बजट था जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, उसी कम बजट में, अब एक बात मैं कहता हूँ कि जब सरकार कमज़ोर थी तो इंस्टीट्यूशन बड़े थे। अब सरकार बोलती है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य व्यवस्था कमज़ोर है, इंडस्ट्री नहीं बनती है। अब इंडस्ट्री बिक रही है। आप पटना, आप जानते हैं, पटना से लेकर के बेगूसराय तक उसी ज़माने में, कृष्ण बाबू के ज़माने में 1960-65 तक के दशक में सर इंडस्ट्री का जाल था, पैसे कम थे। ठीक है, हमारे इलाके में नहीं है, लेकिन चीज़ें बड़ी थी। तो ये बात सही है, इच्छा शक्ति, बजटरी प्रोविज़न की जानकारी, उसको ज़मीन पे उतारने वाले वो ऑफिसर्स की कमी है साहब, और उसकी वजह से हमारा सीमांचल भी ग्रसित रहा। आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि अब जब अगर आपकी सरकार आती है, मतलब आपके गठबंधन की सरकार आती है, तो आपकी सब सोच बदलेगी और सब चीज ठीक होगी। नहीं बदलेंगे तो फिर हमको इसी तरह से कनकले में बुला करके आप बताए, हमारी टांग तो खींचेगा ना, हमारे फैक्ट चेकिंग तो करेंगे ना। लेकिन ये फैक्ट है कि हम लोग करेंगे। लेकिन सरकार कैसे बनेगी जब आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहे हैं? नहीं, किसने कहा? आपके अल्लाह बरू जी ने कहा। क्या होती है कि तहरीरें कभी कभी दीवार पे लिखी नहीं जाती, पढ़ी जाती हैं। तो आप ये मानना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे? एक जुमला, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं मैं, जुमलेबाज की तरह जुमला नहीं बोल रहा। नहीं इशारा, तहरीरें नहीं आप फिर जुमले पर उतरा है। दीवार पे जो है वो लिखी जाती नहीं है, कभी पढ़ी जाती है। जब ये गठबंधन, सारे गठबंधन बने, पहली मीटिंग हुई, हम सब लोग उसमें शामिल थे, तो हमने उस गठबंधन का नेता किसको माना? वो तो आपने कमेटी बनाई, कमेटी का नेता माना। कमेटी, तमाम कमेटियों का नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। ये तो डिक्लेयर्ड है ना, तो उसका आउटकम क्या होता है वो बोलने की आवश्यकता रहती है क्या? अच्छा, आप लोग बोलते कि आपको डर लगता है? क्यों ये बोलने में? डर बिल्कुल नहीं लगता है। हम अपनी राजनीति अपने समय की वजह से करते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं करते हैं। आप बार्गेन लेकिन होगा वही जो लोगों के मन में, जो मंजूर खुदा होगा, जो चुन के सब एमएलए आएंगे। आप ये कहना चाहते हैं शकील साहब की तेजस्वी यादव, ठीक है आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप पहले बार्गेन करेंगे, सीट्स उनसे एकदम नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं, इस बार क्या है कि अच्छी बात क्या है कि यात्रा में भी आपने देखा होगा इस ऑप्टिक्स को, अदरवाइज भी, कि जैसे 2020 में हमारा गठबंधन था, इस बार नीचे तक हमारा जो समन्वय है, जो अलायंस है, वो नीचे तक है। इसका लाभ मिलेगा। और सीटों को लेके कोई जिद अभी तक सुनने में आया? एक भी खबर बताइए। आप ये कहिए कि आप 70 सीट नहीं मांग रहे हैं। सीटों को लेकर के जिक नहीं। आप 2 दिन पहले दिल्ली से लौटे हैं मीटिंग करके। बताता हूं, सबके सामने बताता हूं। हमारे नए अलायंस पार्टनर्स भी तो आ रहे हैं। तो जब आप किसी अलायंस में जाते हैं, गठजोड़ करते हैं,
तो अलायंस पार्टनर्स को आप अपने में शामिल करेंगे ना। सीटें तो 243 ही हैं, तो 243 में सबको थोड़ा थोड़ा तो निकालना पड़ेगा ना पड़ेगा। लेकिन आप जिद नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि 70 में से अगर हम उतना ही उसी प्रोपोर्शन में कम करेंगे, उसी अनुपात में जिस अनुपात में आरजेडी की सीटें कम होंगी। ये तो जब हम लोग बैठ रहे हैं और कोई जिद नहीं है और कोई खटपटाहट की खबर बाहर नहीं निकल रही, तो समझिए कितना सुचारू रूप से काम चल रहा है। नहीं, अभी तो आपने आपकी बातचीत ही नहीं हुई ना पूरी, अभी तो खटपटाहट थोड़ी बात। नहीं, आपको इतना स्मूथली होगा क्योंकि सबका ध्येय क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द कमिटमेंट। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। ऑब्जेक्टिव ये है कि यह मौजूदा सरकार जिसने कि बिहार की जनता की और देश की मौजूदा सरकार जिसने कि हमारी और आपकी परेशानी बढ़ाई है, जिसने कि महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, जिसके पास बजट का कोई सोच नहीं है, जो झूठ बोलती है वो सरकार जाए, ये हमारा कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट के लिए ये आपस के जो 2, 4, 5, 10 सीट का कमिटमेंट और लेन देन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, आप देंगे 60 सीट उनको? तो मांग रहे हैं ना, टेबल पे ही तो आएगा। डिप्टी सीएम पोस्ट मांग रहे हैं, टेबल पे होता होगा ना। अब कांग्रेस को, आपके राष्ट्रीय प्रभारी जो सचिव हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कांग्रेस को 2 डिप्टी सीएम चाहिए। डिमांड तो करना ही पड़ता है, तो डिमांड भी नहीं करें। नहीं, आप डिमांड करिए। हाँ। लेकिन जिनके पास 0 सीट है वो 60 सीट मांग रहे हैं। अच्छा, तो उनकी इच्छा शक्ति को रोक दें हम? अरे अलायंस पार्टनर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा है, तमाम इच्छाएं मर्ज करती हैं, तो ये चीजें होती हैं। तो अब सीमांचल में जरा बात करें, नहीं सीमांचल शिफ्ट करें जो टॉपिक है। आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल एकदम अनकंफर्टेबल नहीं है। मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन। मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमारा गठबंधन है वो मजबूती के साथ कार्यक्रमों को ले रहा है, मजबूती के साथ विषयों को सामने रख रहा है, जनता के विषयों को, और हम मजबूती के साथ अलायंस पार्टनर्स के तौर पे बैठ रहे हैं। उसमें कहीं कोई खटपटाहट नहीं है, ये ओपनली आपको हम कह रहे हैं, जनता के सामने कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। शकील साहब, हम चूंकि आपका व्यस्त समय है, बहुत सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम सीमांचल की बात करना चाहते हैं। 30 सीट की हम बात करना चाहते हैं विधानसभा सीट की, और अब संजोग से या फिर आपकी मेहनत से जो कुछ भी कहें, मेहनत आप कह सकते हैं पप्पू यादव जीत गए, तो आपके गठबंधन में थे नहीं। हम एक सवाल पहले पप्पू यादव पर ले लेते हैं। ये पप्पू यादव के साथ क्या खेल करते हैं? 2 बार आप राहुल गांधी जी की गाड़ी पर चढ़ने नहीं देते हैं, फिर उनको मीटिंग में बुला लेते हैं। आपने उनको कैसा ऐसा? नहीं, पप्पू यादव जी के सम्मान की में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा पार्टी का स्ट्रक्चरल पोजीशन की बात होती है, जहाँ पे नियम कानून बनते हैं, क्या होना है, नेक्स्ट फेज में क्या होना है, तो दोनों मीटिंग में दिल्ली में वो शामिल थे, तो कोई असमानता की बात नहीं है। जब हम किसी मूवमेंट में हैं, उसके स्ट्रक्चर की चीज़ें तय जब हो जाती हैं तो हम उसी को ही मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसमें कोई खटपटाहट नहीं होती। पप्पू यादव जी आपकी पार्टी के अंग हैं, इसमें क्या शक है? मैंने उनको दिल्ली में ऐसे बैठाया था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू यादव जी का भाषण अररिया में हुआ है। तेजस्वी यादव जी को जननायक तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की, मेरा बयान है कि उनका बयान है? बताइए आप लोग। नहीं, उनका ही बयान अररिया के चौक पर। तो तेजस्वी यादव की स्वीकारता उन्होंने कर दी है ना। और पप्पू यादव जी से मैं पूर्णिया का हूं, तो मित्रता रही है भाई, आज भी मित्रता है, कल भी बात हुई। तो वो बातचीत, प्यार, मोहब्बत, प्रेम और राजनीतिक कमिटमेंट उनका मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ और भारत सरकार की आज की गवर्नमेंट के खिलाफ वो कमिटमेंट उनका है, वो हमारे साथ है। लंबी बहस हो जाएगी और ढेर सारे मेहमान हैं। शकील साहब, आप दूर से आए हैं, हम आपसे आखिर में ये सवाल पूछेंगे कि 30 जो सीट है यहाँ से, क्या लगता है आपको क्या रहेगा? सीमांचल की बात हम कर लें, बिहार की बात तो आप करते ही, लेकिन सीमांचल में खासतौर पर, चूंकि सीमांचल कॉन्क्लेव है हमारा, 30 में से क्या कंडीशन रहेगा? अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो कितनी सीट जीत के? आपको मैं दावत दूंगा इस चुनाव के बाद कि आप कहिए कि भाई आपने सब सीट जीत लिया, ये आप जरूर हमको कहेंगे। आने दीजिए समय को, ऐसा ही होगा। चलिए, ये मैं कहता हूँ। और सीमांचल के ताल्लुक से मैं फ्यूचर प्लानिंग 1-2 कहना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक के सीमांचल में ये जो मैंने बात कहा कि हमारी सरकार बनेगी, आप लोग के द्वारा ये सबकी रही साथ रहा, तो सीमांचल के डेवलपमेंट का जो इसका जो प्रयास होगा, जैसे इसकी कोई काउंसिल बनाना हो, अलग से बजटरी प्रोविज़न करना हो, ये सारी चीज़ें सीमांचल के लिए होंगी। और हम सब लोग जिनका
जीना मरना इसी इलाके से है, इसका प्रयास हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। आज जो आपके गठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो भी हमारे इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और हम उनसे जरूर सीमांचल के बारे में जरूर और पूछिएगा, विस्तार से जरूर पूछेंगे। पूछिएगा। और शकील साहब का नाम लेकर भी पूछेंगे कि शकील साहब ने कहा है कि ऐसा करेंगे, आप इसको पूरा करेंगे कि नहीं। शकील साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।